चलिए दोस्तों, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। नाउ सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हमने आगे एक दोस्तों चैप्टर पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो स्टेट होते हैं उसका हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऐसा पढ़ा था हमने आगे। तो उसके अंदर बेटा हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड जो होता है उसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं उसका अरेंजमेंट जो होता है वो परफेक्ट होता है। अगेन, सॉलिड स्टेट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नियरली परफेक्ट। परफेक्ट होता है ना, परफेक्शन ज्यादा होता है, इनपरफेक्शन कम होता है। और इनपरफेक्शन को अपने बोलते हैं एंट्रोपी, रैंडमनेस बोलते हैं अपने। तो यहाँ पे रैंडमनेस सबसे कम है, सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम है क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट परफेक्ट है, तो एंट्रोपी सबसे कम होगी। नाउ इफ विल टॉक अबाउट लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होता है, इसीलिए इनका एंट्रोपी ज्यादा होगा। एंड इफ विल टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो इसका रैंडमनेस ज्यादा होगा। मतलब एंट्रोपी गैस में सबसे ज्यादा है। फिर क्या लिखेंगे हम, लिक्विड और फिर सॉलिड। तो सॉलिड में परफेक्शन ज्यादा होता है। तो अभी हम जो स्टेट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सो द स्टेट ऑफ मैटर in which strong attraction forces are present between ions molecules or basic units is called solid state. Ions molecules जो होंगे, basic units जो होंगे, उनके अंदर strong attraction force होंगे, उसको हम बोलते हैं solid state. Now classification of solid on the basis of nature of order of arrangement of constituent particle. Now the order of arrangement of constituent particle के according अगर हम इसका classification करें तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे क्रिस्टलाइन और एमरफस के अंदर। फाइन, तो क्रिस्टलाइन में है दिस सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक शेप, इनका जो शेप होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, डिफाइनाइट होगा, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, अगर आप एग्जांपल से अगर जाओगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे NaCl है, क्वार्ट्ज, मेटल ले लो, आप डायमंड की बात करो, है ना, तो इनका जो शेप होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि ग्लास का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्वार्ट्ज ग्लास जो है, रबर है, प्लास्टिक है, हाँ, दिस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप। डिफाइनाइट मेल्टिंग एंड हीट ऑफ फ्यूजन, इनडिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम इसको कोई शार्प टूल से, है ना, अगर इसके अंदर क्लेवेज करेंगे हम, तो लिखा है क्लेवेज सरफेसेस आर स्मूथ, और यहाँ पे क्लेवेज सरफेस आर इरेगुलर, यहाँ पे क्लेवेज सरफेस जो है वो इरेगुलर होगा। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उसका ऑर्डर यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे उनका जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली क्रिस्टलाइन और एमरफस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो था मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है यहाँ पे डिफाइनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप, दूसरा है डिफाइनेट मेल्टिंग हीट ऑफ फ्यूजन। क्लेवेज सरफेस जो होंगे अगर इसको हम, ठीक है, कट करेंगे शार्प टूल से तो जो न्यू सरफेस होगा वो स्मूथ होगा। एन आइसोट्रोपिक का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे, है ना, विच इज डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो उनके वैल्यू डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टी होंगे हर एक डायरेक्शन में। ठीक है ना, कौन से प्रॉपर्टी बेटा,
फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फाइन, चलिए नाउ एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बताया आपको, NaCl, क्वार्ट्ज, मेटल, डायमंड जैसे, है ना। और यहाँ पे ग्लास, क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। बेटा आपको समझ आ रहा है सब कि समझ आ गया? मैंने जो पहला थियरी आपको बताया, पहला कॉन्सेप्ट बताया, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स यस और नो, क्विक। रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ग्रेट। ओके बेटा, चलो ठीक है, तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, और 3D लैटिस, 3 डायमेंशनल लैटिस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्पेस लैटिस is a regular arrangement of lattice points, atoms, ions, or molecules, showing how the particles are arranged at different sites in 3D view. 3 डायमेंशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्टिकल सॉलिड स्टेट में उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो जब हम दोस्तों सॉलिड कोई स्ट्रक्चर को अगर हमें कहीं पे डिफाइन करना है, सॉलिड स्ट्रक्चर को कहीं हमें प्रेजेंट करना है, किसी को समझाना है, ठीक है, ओके, तो हम जनरली ऐसा हम क्यूब ड्रॉ करते हैं जनरली, ठीक है। ये आप समझ लो, ये जो मैंने पूरा फिगर ड्रॉ किया है ये सॉलिड स्टेट को समझाने का सबसे सिंपलेस्ट वे है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, सॉलिड जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, अगर उसको हम पढ़ लेंगे, उसको अगर समझ लेंगे तो पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर जो वो हमें समझ आ जाएगा। तो जो स्मॉल यूनिट है ना, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है, ये हमारा है यूनिट सेल। और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो ये रहा, ठीक है। ये 3D व्यू यहाँ पे बताया हुआ है। आप जहां पे भी बैठे हो, आपका स्टडी रूम जो है ना, आप हॉल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपका रूम जो है उसको आप आराम से देखो आसपास, तो आप देखोगे कि बहुत सारे कॉर्नर्स हैं आपके रूम में, जहां पे आप बैठे हो बहुत सारे कॉर्नर्स हैं। एक क्यूब जो होता है उसके अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, बड़ी सिंपल चीज है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। आप देखो, मैं फिर से यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, ये कॉर्नर है, ये दूसरा एक कॉर्नर हो गया, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, छत हो गई, हम जिस रूम में बैठे हैं उसकी छत हो गई ना, छत के 4 कॉर्नर हो गए ना, ठीक है। चलिए टेरेस जो है 4 कॉर्नर हो गए, और नीचे फ्लोर जो है उसके यहाँ पे 4 हो गए पॉइंट। तो कॉर्नर बेटा कितने हो गए टोटल, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट यू नो figure of a solid structure, that is unit cell, that is 8। यहाँ पे कॉर्नर्स बेटा 8 है ना। तो जैसे ही यहाँ पे कॉर्नर ड्रॉ करा हुआ है, बट मैंने ये ड्रॉ करा है बेटा, देखो आप, ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसमें से मैंने इतना ही पोर्शन बेटा ड्रॉ करा हुआ, पूरा ड्रॉ नहीं किया है, इतना ही ड्रॉ किया है ना। जैसे तो बहुत सारे होंगे ना, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें तो बहुत सारे होंगे ऐसे, है ना। यस, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज लेटेस्ट पॉइंट, lines are used to represent geometry of crystal। यहाँ पे लाइंस जोड़ेंगे तो ये पूरा ये जो फिगर आपको दिख रहा है क्यूब ऐसा बनेगा। ऐसे लाइंस होते नहीं है, होता क्या है, होते ऐसे एटम्स हैं डिफरेंट साइड्स पे, फाइन, डिफरेंट साइड्स पे क्या होते हैं, ऐसे एटम होते हैं, बट उसको कनेक्ट करेंगे ना, कनेक्ट अगर हम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर पूरा है ना बाहर निकल के आएगा। द 3-dimensional distribution of component particle in a crystal can be found by X-ray diffraction of different phases of a crystal। ये एक्सरे मेथड से निकल के आया है।
On the basis of classification of symmetry, the crystal have been divided into 7 systems. इस क्रिस्टल को हम 7 सिस्टम में, है ना, हमने डिवाइड किया हुआ। अब जो मैंने अभी आपको बताया ना, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जिससे हम पूरे सॉलिड स्टेट को समझते हैं, है ना, वो ये रहा, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। और ये क्या है? इट इज यूनिट शेल, यूसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट सेल के बारे में। और ये टेबल पूरा जो है वो कैसे यहाँ पे, ठीक है, टेबल कैसे बनाया हमने, देखते हैं। चलो बेटा, यूनिट शेल, तो ये रहा आपके सामने यूनिट शेल। हमें दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, समझ लो ये जो है ये ए है, इसको हम बी बोल देते हैं, और ये जो हाइट है इसको मैं सी बोल देता हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये हाइट जो है उसको सी बोल दिया। दोस्तों ये ए और बी जो है इसका एंगल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे गामा लिखा हुआ है। बी और सी जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा, और यहाँ पे ए और सी उसका जो एंगल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, है ना। तो आप सोचो सिंपल कि ये ए बी और सी चेंज करेंगे, या फिर ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा अगर बेटा हम चेंज करेंगे, अल्फा बीटा गामा या एबीसी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम जो होंगे, है ना, वो टोटल कितने टाइप्स के बनेंगे? 7 टाइप्स के बनेंगे, है ना। 7 टाइप्स के यहाँ पे सिस्टम बन सकते हैं। यूनिट शेल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन which shows the complete geometry of a crystalline substance like brick and wall, है ना। आया समझ में? जैसे हम जो रूम में यहाँ पे जब जहाँ आप स्टडी रूम में बैठे हो, उसका जो वॉल है वो वॉल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होगा? तो वॉल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होगा? वो वॉल कंस्ट्रक्ट हुआ है, बहुत सारे ब्रिक्स होंगे। वॉल कैसे बना होगा? बहुत सारे क्या होंगे? ब्रिक्स होंगे। तो वो पूरा अगर जो वॉल है उसको हम समझने जाएं, उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक ब्रिक जो है ना उसके प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अगर हमें ब्रिक के प्रॉपर्टी बेटा समझ में आ गए, अगर हमने एक ब्रिक को समझ लिया, है ना, तो वो पूरा वॉल ब्रिक से ही बना हुआ है। बहुत सारे ब्रिक्स हैं ऐसे। तो अगर एक ब्रिक को अगर हम अच्छे से उसके प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, तो पूरा वॉल जो है उसको समझने में बड़ा इजी रहेगा। आया समझ में? तो वो जो एक ब्रिक है ना, वो समझ लो वो यूनिट सेल है। और जो कॉम्प्लिकेटेड वॉल जो है, कम ऑन, जो कॉम्प्लिकेटेड वॉल है वो यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो तो उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एज lengths ABC along 3 axes of a unit cell, that is ABC जो है 3 axes of a unit cell, and the angles alpha beta gamma between the pair of edges, that is BC CA and AB respectively. Now यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 7 crystal systems, ब्रेविस लैटिस बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर हम बात करें क्यूब की, बड़ी सिंपल चीज, क्यूब कैसे बनेगा? एबीसी सेम होगा और तीनों एंगल सेम होंगे 90। और ये कहाँ पे होगा? कौन से लैटिस में होगा? ये प्रिमिटिव में होगा। प्रिमिटिव का मतलब हम समझते हैं सिंपल यूनिट सेल। नाउ सिंपल यूनिट सेल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन कहाँ पे होते हैं? इन अ सिंपल यूनिट सेल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन आर लोकेटेड ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर पे होते हैं। फेस सेंटर में क्या होते हैं? एक तो कॉर्नर पे तो होते ही, और फेस के सेंटर में होते हैं। और बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे तो होंगे ही, प्लस कहाँ होंगे? कम ऑन, कहाँ होंगे? यस, बॉडी के सेंटर में होंगे। यस, क्वेश्चन में आंसर देखो आप, बॉडी सेंटर के, है ना। तो पूरा यूनिट सेल है, पूरा बॉडी जो है उसके सेंटर में होगा। चलो इसके एग्जांपल्स, नाउ इट इज टू बी रिमेंबर्ड NaCl जिंक ब्लेंड, ओके, और कॉपर जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS, और कॉपर। देन टेट्रागोनल है, इसमें A B सेम होगा, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा 90 है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर में ये होगा। एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक जो है, रोम्बिक बोलेंगे इसको, ABC कोई सेम नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 होगा, एंगल सेम है। ये अरेंजमेंट होगा चारों यूनिट सेल के जो टाइप है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर। रोम्बिक सल्फर एग्जांपल है KNO3 BaSO4,
मैच बॉक्स लिख सकते हो, यस। ना ए ना बी ना सी, कुछ भी सेम नहीं है। डस्टर, यस, सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। एबीसी सेम है, अल्फा बीटा और गामा 90 नहीं है, ओनली प्रिमिटिव के अंदर ये होगा। कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिनेबर दैट इज मर्क्यूरी सल्फाइड। हेक्सागोनल, ए बी सेम है, सी सेम नहीं है, अल्फा बीटा इज 90, गामा इज 120, प्रिमिटिव में होगा। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड इसके एग्जांपल है बेटा। मोनोक्लिनिक नेक्स्ट, ए बी सी कुछ भी सेम नहीं है, अल्फा एंड गामा 90 है, बीटा नॉट 90, प्रिमिटिव एंड सेंटर में होगा ये। सल्फर का जो एलोट्रोप है मोनोक्लिनिक, Na2SO4 into 10H2O। लास्ट इज ट्राइक्लिनिक, नॉट सेम, ए बी सी कोई भी सेम नहीं, अल्फा बीटा गामा भी 90 नहीं है, प्रिमिटिव, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 14, टोटल करोगे आप ये सब 3 2 4 ये सब टोटल करो तो 14 निकल जाएंगे। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, CuSO4 into 5H2O एंड H3BO3। चलो दोस्तों, H3BO3 मतलब हो गया बोरिक एसिड। H3BO3 का मतलब है बेटा बोरिक एसिड, है ना। चलो अब ये बात हो गई, तो ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको अगर बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट हो जाए तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, the number of nearest neighboring particles around a specific particle in a given crystalline substance is called as coordination number of that crystalline substance। बड़ी सिंपल चीज है ना। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया एटम मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब जैसे मैं इसके कांटेक्ट में बैठा ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो एटम है, एटम मॉलिक्यूलर आयन, ये टोटल 4 एटम्स जो हैं, ये दिख रहे हैं आपको ब्लैक, ये गोले आपको दिख रहे हैं, टोटल 4 के टच में है, 4 के कांटेक्ट, 4 को टच हो रहा है। मतलब ये रेड वाला जो गोला है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, और ये ब्लैक है ना, ये वाला ब्लैक, ये वाला ब्लैक ओनली रेड के कांटेक्ट में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कितने के वो एक एटम जो है कितने एटम के कांटेक्ट में है डायरेक्टली। पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको। चलो, पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स टू द total volume of the crystalline substance, that is volume occupied by atom present in a crystal, volume occupied by atom present in a crystal, उसको हम लेंगे 4/3 pi r cube। बड़ी सिंपल चीज है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो 4/3 pi r cube लेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल मतलब नीचे हमें भी करना है, तो Z, that is what is Z, it is number of ions present in a particular unit cell। अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें, प्रिमिटिव की बात करें, तो 1 होते हैं टोटल, 8 into 1/8। ना इफ विल टॉक अबाउट फेस सेंटर, अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे टोटल होते हैं बेटा 4। और अगर बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे टोटल होते हैं बेटा 2। फाइन, समझ में आ गया बेटा आपको? यस। चलो, तो ये बात हो गई, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ये सब चीजें जो बेसिक हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट अगर आपको अच्छे से समझना है ना, उसका हर एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है सॉलिड स्टेट का, तो आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो क्यूब है, मतलब हम यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, उसके टोटल कॉर्नर्स जो बेटा वो 8 है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे समझ में? कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ओके। और यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख दो। फाइन, चलिए। नंबर ऑफ एजेस 12 है। नाउ एज मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट एज हो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। 12 एजेस हो गए, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल का मतलब पूरी यूनिट सेल के डायगोनल की बात हो रही है ना, वो 4 होते हैं, वो टोटल 4 होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, आपको ये फेस दिख रहा है, देख रहे हो आप? मैं डार्क लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ इसको। और ये आगे का फेस दिख रहा है आपको बेटा? इसका अगर ये कॉर्नर ले रहे हो तो सामने वाले फेस का वही कॉर्नर मत लो, उसका डायगोनल कॉर्नर ले लो आप, ये वाला। देखो यहाँ पे अगर मैं कट लगाऊंगा तो ये जो हुआ ना, ये बॉडी डायगोनल हुआ एक, ठीक है। फिर यहां से अगर आप कट लगाओगे तो यहाँ पे लगाओ, ये दूसरा हुआ। यहां से अगर लगाओ तो यहाँ पे लगाओ। आ रहा है आपको समझ में? चीज बड़ी सिंपल है, आपको समझना है, और यहाँ से यहाँ तक लगाना है। तो टोटल यहाँ पे होंगे 4, ठीक है। चलो, एजेस 12 हो गए, कॉर्नर हो गए 8। नंबर ऑफ फेज 6, फेज तो 6 होंगे ना। ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकेंड फेज हुआ, थर्ड फेज हुआ, फोर्थ फेज हुआ, है ना। फिर उसके बाद ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 हो गए। अगेन ये फर्स्ट, है ना, ये सेकेंड, ठीक है, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। फिर कौन सा गिनना है? और ये जो बना फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर से देखो, मैं पहले बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये फर्स्ट फेज हुआ, ये सेकेंड फेज हुआ, 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, फिर एक ऊपर है और एक नीचे है, तो फेज कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर मतलब ये पूरी यूनिट सेल का सेंटर, तो एक ही होगा ना, सिंपल चीज है। फेज कितने हैं टोटल? 6, तो फेज के डायगोनल 12 डबल होंगे, सीधी बात है। जैसे ये फेज ले लो तो इसके डायगोनल, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, ऐसे 6 फेज हैं तो उसके डायगोनल टोटल डबल होंगे, 12 होंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पे सब लिखा ही हुआ है, देखो आप, ये सब इंडिकेट किया हुआ है ना। चलो, अगेन कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर लिख देना है बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट अ डिफरेंट लैटिस पॉइंट ऑफ क्यूब। अब देखो ये यहाँ पे आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, आपका इमेजिनेशन पावर यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। समझ लो आप जहाँ पे बैठे हुए, जो स्टडी रूम में आप बैठे हुए, जिस क्यूब के अंदर आप बैठे हुए, उसका कोई भी कॉर्नर ले लो, जैसे ये कॉर्नर आपने ले लिया, ठीक है। और समझो कि आपके आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह ऐसे रूम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ऐसे, ये जो कॉर्नर है उस पे जो एटम है वो ऐसे कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा? तो टोटल ऐसे कितने के कांटेक्ट में होगा? ये टोटल
8 के कांटेक्ट में होगा। कितने के कांटेक्ट में होगा बेटा? ये टोटल 8 के कांटेक्ट में होगा ये, है ना। कैसे कैसे 8 के? तो ये एक हुआ, ये तो दूसरा बाजू में होगा, उसके बगल में जो होगा और इसके बगल में जो है 4 हुए, और इसके ऊपर ऐसे ही दूसरे 4 होंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ये जो है, ये इसके तो कांटेक्ट में है ही, ये वाला आप जो देख रहे हो यूनिट सेल के कौन, इसके बगल में समझ लो एक रूम है, तो ये इसके शेयरिंग में भी तो हुआ, क्योंकि ये जो वॉल है ये इस वाले रूम के कांटेक्ट में भी तो होगी। आ रहा है समझ में? फिर इसके आगे जो रूम होगा आगे, है ना, और उसके बगल में जो होगा, तो 4 हुए और ऊपर 4, टोटल 8 हो गए। तो शेयरिंग समझना बड़ा जरूरी है। फेस ऑफ क्यूब इज कॉमन टू 2 क्यूब्स। आप कोई एक, आप जहाँ बैठे हो स्टडी रूम में, कोई एक दीवार ले लो, आप कोई एक दीवार, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं पे भी, तो वहां पे बीच में बड़ा सा आइटम रख दो, बड़ा सा गोला रख दो, है ना, तो 2 ऐसे रूम के कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा इसका, इसका 1/8 था, इसका 1/2 है। एंड एज ऑफ अ क्यूब इज कॉमन इन 4 क्यूब्स। एज जो है ये वाली एज समझ लो, ये से 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगी। अ क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर क्यूब, सो वन कंप्लीट एटम इज प्रेजेंट एट अ क्यूब सेंटर। सेंटर में यहाँ पे जो है बॉडी सेंटर, ये तो किसी के शेयरिंग में हो नहीं सकता, बड़ी सिंपल चीज है वो तो। चलो नाउ हम समझेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल, देखते हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता हूँ कि सबसे पहले, अगेन सबसे पहले, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अच्छे से आपको समझना है। चलिए, ये है दोस्तों हमारा, क्या है ये हमारा यूनिट सेल, है ना। ये है हमारा यूनिट सेल। प्लीज यहाँ पे फोकस करना। हमारी जो एज है ना, एज, उसको मैं बोल रहा हूँ, सपोज आप ए समझ लो, ठीक है। डायगोनल ऑफ फेस को आप बी समझ लो, और डायगोनल ऑफ क्यूब उसको आप समझ लो सी। एज टोटल 12 है, डायगोनल कितने हैं, कम ऑन जल्दी, एज 12 है। डायगोनल ऑफ फेस कितने, फेस 6 थे, तो डायगोनल ऑफ 12 हुए, ठीक है ना। चलो, और डायगोनल ऑफ क्यूब 4 हुए। ए बी और सी का रिलेशन निकालना है। नाउ बी क्या है, डायगोनल ऑफ फेस, तो ये जैसे ले लो,